नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हाल ही में एक छोटे से शहर को बड़ा गर्व करने का अवसर दिया है। मेरे साथ है आयुष गुप्ता और आयुष गुप्ता ने टॉप 100 में अपना स्थान बनाया है यूपीएससी की परीक्षा में। तो आयुष जी, अपन बात शुरू करते हैं। आज की जनरेशन में पावर समाज को सुधारने के लिए जो ज़रूरी होता है उसका यूज़ करने के बजाय देखिए जो लोग अच्छे तरीके से बीटेक कर लेते हैं या एमटेक कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि एक अच्छा खासा बड़ा पैकेज मिल जाए, लाखों रुपए का पैकेज मिल जाए और उनकी ज़िंदगी शान से कटे। ये भी ठीक है, ये देश की तरक्की के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं आई क्योंकि आपको भी, क्योंकि IIT दिल्ली से हैं आप, तो छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये सब बातें अब एक साथ मैंने बोल दी है, पूरी बात बताइए आप। जब मैं IIT दिल्ली में गया तो वहाँ पहले ही दिन जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे तो एक सीनियर मिले और उन्होंने कहा कि मैं बस अब खाली करके जा रहा हूँ हॉस्टल और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो तब से मुझे पहली बार पता पड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में। फिर वहाँ जब कॉलेज गया तो वो काफ़ी कॉमन था। वहाँ पे एक जो लाइब्रेरी रहती थी वो एस्पिरेंट से भरी हुई रहती थी। वहाँ पे सब लोग तैयारी करते थे और दिन रात मेहनत करते थे और ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि एक लक्ष्य हासिल करने के बाद, IIT में चयन होने के बाद भी यहाँ पे लोग आके और मेहनत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी इंस्पायर करने वाली चीज़ रही है। फिर धीरे धीरे वहाँ के जैसे यूपीएससी इसका सिलेबस पता पड़ा। मुझे जनरल नॉलेज में पहले से ही थोड़ी रुचि थी और ये उसी से रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि पढ़ भी लेंगे और कुछ आगे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऑप्शंस तो खुले ही है। मतलब एक ये था कि IIT दिल्ली से है तो जॉब की टेंशन नहीं थी कि आज नहीं लगेगी तो बाद में तो लगी जाएगी। तो एक ये फ्री माइंड था और दूसरा ये था कि जो फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। अगर उन्हें मैंने एक दिन कहा कि मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं करना है क्या। उन्होंने कहा जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो करो और हमारी तरफ से एकदम टेंशन फ्री रहो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है और जैसे हम जिस तरह के सोसाइटी से आते हैं, अगर आप लड़के हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा भी एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और कब तक हम फैमिली पे डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जब फैमिली का ऐसा सपोर्ट रहता है तो ये सारी चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। और फिर इसी जैसे अगर रही बात प्लेसमेंट की, तो जब प्लेसमेंट सेशन चल रहा था तब ऐसा बीच में जब रोज़ नए नए फ्रेंड्स का सिलेक्शन मतलब प्लेसमेंट हो रहा था, अच्छे पैकेज पे सभी का हुआ, तो बीच में कभी कभार लगा था कि यार हम भी बैठ जाते हैं और इसके एक बार बैठ जाते हैं, होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो हम इसी तैयारी कर ही लेंगे। लेकिन फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे कि जो उस दिन तक तो तैयारी कर रहे थे और जैसे ही उनका प्लेसमेंट हुआ वो फ्री हो गए, उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दी। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं हो सकता है हम आपको बाद में कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इससे अच्छा है कि हम प्लेसमेंट बैठेंगे ही नहीं और जो होगा हम आगे का देख लेंगे। पर ये अच्छा रहा कि मेरा प्लेसमेंट में बैठा नहीं और जो मुझे लास्ट सेमेस्टर था वो काफ़ी फ्री मिला था। काफ़ी मैंने कोर्सेज 3rd ईयर में कर लिए थे, तो उस टाइम मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो उस टाइम मेरे ईयर से ज़्यादा लोगों का निकला नहीं था, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन था कि आगे मेंस के लिए भी तैयारी करते हैं। फिर मेंस भी निकल गया और वो मेरा अकेले का ही निकला था मेरे ईयर से, तो ये भी एक और मोटिवेशन हुआ। फिर इंटरव्यू दिया और जब पहली बार रिज़ल्ट आया तो मेन लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो थोड़ा बुरा लगा था। लेकिन अब ये देखा कि अब 2 महीने बाद प्रीलिम्स है और कब तक इसी बात को लेकर रहेंगे कि नहीं हुआ, तो फिर वापस प्रीलिम्स की तैयारी करी 2020 वाले अटेम्प्ट के लिए। उस टाइम बीच में कोरोना भी आ गया था, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था। पर अगर टारगेट ये है कि सिविल सर्विसेज क्लियर करनी है तो ये सब चैलेंजेस तो काफ़ी छोटे हैं। कोरोना एक प्रतिकूल धारा के तौर पे सामने आया है, लेकिन धैर्य कुशलता के साथ आपने उसका मुकाबला किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने बात शुरू की थी, तो आप बचपन में एग्जैक्टली आपका सपना क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? बचपन मतलब जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो ऐसा कुछ सपना नहीं था। पर एक बार मेरे एक फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके भैया का IIT में सिलेक्शन हुआ था, देवास से ही है। अच्छा। और उस टाइम उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी 250 के अंडर और हर जगह पेपर में उनका नाम था। और फिर धीरे धीरे तो ऐसा काफ़ी मोटिवेट हुआ कि हाँ हमको भी IIT में जाना है। फिर जैसे मैं पढ़ाई में अच्छा था और मैथ्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, तो वो एक तरह से फ्लो में ही रह गया कि हाँ अब तो IIT की तैयारी करते हैं। और फिर उसकी तैयारी की और वो क्लियर हुआ, उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी। अच्छा, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पावर की तरफ जाना
ये क्यों? इसमें आपको अधिकार मिलेंगे, आप पावर का यूज़ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए कुछ बदलाव कर पाएंगे। अब आपने क्या सोचा है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ एक सिविल सेवक ही देश के बदलाव में योगदान नहीं देता है। जो भी इस देश में कुछ भी काम कर रहा है, वो जैसे कोई पत्रकार हो गया या कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई टीचर है, डॉक्टर है, ये सब मिलके ही किसी समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और सिविल सेवा में ये कह सकते हैं हम कि थोड़ा ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हमारे डिसीजन से किसी की लाइफ डायरेक्टली चेंज हो सकती है। तो ये एक बिल्कुल ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है और इसी के कारण मैंने इसमें और आगे आने की। सर, इसमें सबसे बड़ा जो मुझे हेल्प मिला है वो मेरे फैमिली बैकग्राउंड है। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं त्याग की भावना, किसी चीज़ को छोड़ने की भावना आपकी फैमिली से कहाँ से आई है? मतलब एक्चुअली अगर मेरे मदर का हम देखें तो उन्होंने एक फर्स्ट गर्ल थी जो इतनी आगे तक पढ़ी है। उसके बाद शादी के बाद भी उन्होंने जॉब की है और वो हमेशा इस चीज़ को लेके हमेशा फोकस में रही है कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ना है और इसी से हम अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ रही है। और दूसरी बात, जो आप पैकेज की बात कर रहे हैं, तो सर हमारा रहना सहना काफ़ी मतलब सिंपल है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने पैसे का हम क्या करेंगे और ये करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर प्लेसमेंट नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो करनी ही है। अगर इसमें नहीं होता है तो यूं भी 4 साल बाद करना है, लेकिन ये जो टाइम है, इसी टाइम हम किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम भी आज पढ़ाई कर रहे हैं तो यही फ्लो है पढ़ाई करने का। 4 साल बाद वापस आके पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों की बात अगर आएगी तो मैं किसी स्टूडेंट से आपकी बात कराऊंगा अगले एपिसोड में, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। अब एक बात बताइए कि अब आप IPS हो गए, अब समाज में अपने आप को कैसे लेके जाते हैं, किस तरह से समाज को आप देखते हैं, और अब वहाँ पर आप कैसे अपने काम को, अपने सपने को अंजाम देंगे? सर, मेरा यही मानना है कि हमें हमेशा ही स्टूडेंट बनने रहना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा सीखने की कोशिश करता है और आगे जब भी जो भी असाइनमेंट मिले हमें उसे सीखना चाहिए कि हमें यहाँ क्या करना है, और उसी के अनुरूप जो हमारे सीनियर लोग हैं जिनका हम एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं, हमें वो यूज़ करना है और साथ ही साथ अपना भी स्किल्स यूज़ करना है। और हमें इन चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की हो सकती है, कोई ऐसे डिफाइंड नहीं होती, हर जगह की अलग प्रॉब्लम्स होती है और उसको उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। और रही बात अगर कुछ बेसिक की हम बात करें, तो जैसे अगर हमारी कंट्री की बात करें तो आज ये 2 फेज़ में जा रही है। एक पार्ट है जो थोड़ा बैकवर्ड है और एक पार्ट है जो काफ़ी मॉडर्न बना है, और इन दोनों पार्ट्स की समस्या काफ़ी अलग अलग है। तो जैसे जो बैकवर्ड पार्ट है, अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ वुमेन्स सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है और हम कोशिश करेंगे कि इस फील्ड में कुछ काम किया जाए। और साथ ही साथ जो मॉडर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे आज साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो साइबर फ्रॉड्स है, साइबर क्राइम है, हमें इस तरफ भी काम करना पड़ेगा। तो एक होलिस्टिक व्यू लेना होगा और कहाँ क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसको सॉल्व करना होगा। अवेयरनेस को लेके आप, जैसे आप जब स्टूडेंट थे तो आप जनरल नॉलेज को लेके क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का जनरल नॉलेज? एक जनरल नॉलेज तो किताबों से मिलता है, अखबारों से मिलता है, और एक होता है जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो कितनी होना चाहिए आप एक जो UPSC एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों में? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो UPSC का सिलेबस है, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ UPSC। अच्छा, वेरी गुड। तो अगर आप पढ़ाई को डिवाइड कर रहे हैं कि ये मेरी किताबी पढ़ाई है और ये मेरी एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से देखने से अच्छा है कि आप सभी चीज़ को अपने पढ़ाई का ही पार्ट देखें। जैसे आप अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पे जो सिविक मेंटेनेंस है, अगर वहाँ गंदगी है तो ये क्यों है, कैसे है, इसे क्या साफ़ करना है। जो आप खाना खा रहे हैं, मेस में खा रहे हैं, अगर वहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्यों हो रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने थिंकिंग में, तो आपकी एक डेवलपमेंट होगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपकी थिंकिंग स्किल्स बदलेगी, और यही चीज़ हमें आगे जाके काम आती है। अगर आप गरीब हैं तो भी अपराध की तरफ जा सकते हैं, बहुत अमीर हैं तो भी जा सकते हैं, मतलब समाज का कोई भी तबका उस तरफ मुड़ सकता है। वो वहाँ ना जाए, उसके लिए समाज में क्या क्या सुधार होना चाहिए, और सुधार करने वाली जो बॉडी है या सुधार करने वाला जो तंत्र है, उसके साथ आपका एक तालमेल, आप ये मानते हैं?
बिल्कुल, अगर हम कहें तो जो अपराध हो रहे हैं वो समाज के भीतर से ही हो रहे हैं, तो अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तो इस सॉल्यूशन भी यहीं से आएगा। और जहाँ हमारी पहले बात हुई थी कि हम यूपीएससी के थ्रू लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो वही बात है कि सिर्फ यूपीएससी के थ्रू ही नहीं, जो बाकी लोग हैं सबका कंट्रीब्यूशन होगा। अगर भारत की इकोनॉमी अच्छी बढ़ेगी तो लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगी। तो अपराध अगर हम देखें, अगर हम दूसरे देशों को देखें तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी है इस तरह के अपराध कम हुए हैं। तो यही है कि हम सभी को साथ में मिलकर चलना है। सिर्फ यूपीएससी क्लियर किए हुए या जो प्राइवेट सेक्टर में है ऐसा नहीं है। जो हम घर पे हम जो सीखते हैं, हमें जो अगर हाउस वाइफ है कोई है जो घर पे ही रहती है लेकिन वो अपने बच्चों को कैसे सिखाती हैं, ये सब भी समाज को एक दिशा देते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वाह, आपको स्वर्णिम भविष्य के लिए हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवास के लिए गर्व का विषय है, छोटे शहरों के लिए गर्व का विषय है। एक लंबी दूरी आप तय करें छोटे शहर से निकल के, और क्योंकि आपकी उम्र अभी मात्र 24 साल है, तो आपसे भी अनुरोध है, माता पिता से विशेषकर, जैसे आयुष के माता पिता ने भी संयम रखा, धैर्य रखा और अपने बच्चे के अंदर जो ललक थी उसको स्वीकार किया, उसको मोटिवेट किया, इसी तरह से आपके बच्चे के अंदर भी इस तरह का टैलेंट दिखाई देता है, जुनून दिखाई देता है, तो फिर आप उसके साथ हो जाइए। यही कुछ संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयुष। थैंक यू। आपको भी, आपके परिवार को पुनः इजाज़त दीजिए। नमस्कार।